इसको हम कहते हैं रीचेबिलिटी और डेरिवेबिलिटी, यानी ड्राइव हो रहा है या नहीं हो रहा और रीचेबल है या नहीं। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जितने नॉन वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली रीचेबल होने चाहिए और ड्राइवेबल भी होने चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर उस वेरिएबल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो नॉर्मलाइज करते वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अभी तो हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो इसके ऊपर सवाल पूछा था ना, इसके लिए हमने ये एक CFG बना दी है। CFG मीन्स एक रास्ता तय कर दिया है। यू कैन ओनली गो थ्रू ओवर दिस पाथ। अगर आपका लीगल टोकन है तो आपको सिर्फ इस पाथ से जो है ना गुजर के उस लीगल टोकन को एक्सेप्ट करना है। तो हमने कहा ठीक है, इसकी डेरिवेशन वाला काम तो हमने सीख लिया था कि इफ़ यू हैव एनी टोकन लाइक ए एंड देन बी एंड बी, इफ़ यू हैव एनी टोकन लाइक ए एंड बी विद द डॉलर साइन, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि आपने जो है वो इसको यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये कैसे डिराइव होगा, ये मैं इसको करा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं तो जैसे स्टूडेंट ड्राइव कर देते हैं। तो ये कैसे ड्राइव होगा, आपने कहा इसकी ड्राइव होने का तरीका ये है कि आपके पास दो स्टार्ट सिंबल है। यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन और आइदर स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड वन, बट यू नीड सम रिकर्जन, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन दिस डेरिवेटिव। तो आपने कहा कि ये हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद आगे ये ए एस बी एंड देन यू विल पुट बेसिकली यहाँ पर एस की जगह पे दोबारा एक एस को हम हिट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए एस, यानी अपनी जगह पे इसी को दोबारा कॉल कर लिया और बी बी, एंड देन यू विल कॉल एस के अगेंस्ट में ए, फिर ए बी कॉल किया एस के अगेंस्ट में और बी बी। तो ये आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो रिक्वायर्ड थी। तो इन्हीं टोकन, और अगर कोई कभी एक दूसरे से कम हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको जो है वो ये चीज़ हासिल कर सकें। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये तो है डेरिवेशन। इसका मतलब ये है कि कोई एक मशीन भी होगी जो इस काम को कर रही है। मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि मैंने पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था इसका या नहीं बनाया था, अगर कोई स्टूडेंट बता दे तो। हमने क्या पुश डाउन ऑटोमेटा किसी एक का भी बनाया था? नो सर। ठीक है नाम सर, थैंक यू। ओके, तो ठहरे हम एक मशीन डिज़ाइन, मतलब एक दो चीज़ों की मशीन डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ें समझ आ जाए कि किस तरह से इसके पीछे काम हो रहा है। तो आपको मैंने कहा था कि इसको डिज़ाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी ट्रांजिशंस कैसी होती हैं। यानी आपको याद होगा कि मैंने इसकी ट्रांजिशंस आपको लिखवाई थी, और ट्रांजिशन ही सारा दारोमदार होता है कि आपने कैसे अपनी मशीन को डिज़ाइन करना है। तो ट्रांजिशन में क्या होता है, इनपुट पैटर्न और उसके अगेंस्ट में जो इनपुट हिट होगा तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो ये मैपिंग फंक्शन भी कहलाते हैं। मैपिंग फंक्शन, तो जो मशीन है वो एक मैपिंग फंक्शन पे काम करते हैं कि एक इनपुट तो बेसिकली टोकन से एक मिल रहा है, लेकिन आप इधर उधर से और दूसरे इनपुट्स जमा करते हैं और उसके बाद फिर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से था, आपको अगर याद हो, हमने कहा था कि एक आपके पास जो है वो स्टेट होगा जिस पे आप खड़े होंगे, फिर आप एक यूज़र से जो है वो इनपुट लेंगे। अच्छा, यूज़र से जो इनपुट लेंगे उसको मैंने सिग्मा लिख दिया, या फिर आप कोई नल वैल्यू भी ले सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक इनपुट फ्रॉम सिग्मा, तो आप एक नल वैल्यू भी ले सकते हैं, इसमें अलाउ है। और उसके बाद यहाँ पर आप एक इनपुट जो है वो स्टैक से बाहर निकालेंगे। स्टैक से बाहर निकालने का मतलब ये है कि आपके पास एक स्टैक मौजूद है, उससे एक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। तो ये पैटर्न जब आपके पास आ जाएगा तो इसके अगेंस्ट में एक एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। एक्शन क्या परफॉर्म होगा कि आप किसी स्टेट पे मूव कर जाएंगे। स्टेट पे जब मूव कर जाएंगे तो आपके पास जो है अगला ये है कि एक नया स्टेट पे चले जाएंगे और फिर आप जो है वो स्टैक में एक एलिमेंट को कॉपी कर देंगे, यानी पुश कर देंगे। लेकिन नॉर्मली इसके ऊपर स्टार लगाया जाता है कि अगर आप चाहें तो ना पुश करें, ठीक है, पुश नहीं करना चाहते तो स्टार लगा दें। ये जो है ये स्टैक का एलिमेंट जो है वो पॉप के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि दोनों का साइन क्योंकि सेम है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। ये पॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये साइन जो लिखा हुआ है ये पुश के लिए इस्तेमाल होता है, यानी राइट साइड पे पुश है और लेफ्ट साइड पे जो पॉप। इस बेसिस पे आपको अपना सारा काम जो है वो करना है कि आप एक स्टेट पे होंगे और ये कर रहे होंगे और इस तरह से आपका मसला जो है वो हल हो रहा होगा।
तो अब हम जब इस लैंग्वेज की बात करते हैं जो इस वक्त करंटली हमारे पास मौजूद है, इसके लिए अगर कोई ऑटोमेटा यानी पुश डाउन ऑटोमेटा बनाए तो ऑटोमेटा बनाने के लिए आपके पास एक कंट्रोल यूनिट होगा और साथ में इसके साथ कनेक्टेड जो है वो एक स्टैक होगा जो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर रहा होगा। आपने यहाँ पर जो है वो एक इनपुट जो है वो दे रहे होंगे जो कि इनपुट के फॉर्मेट में है, जो इनपुट के फॉर्मेट में है, और जब ये यहाँ जाता होगा तो किसी न किसी ऑटोमेटा से इस तरह गुजरता होगा और ये ऑटोमेटा से पास होके इस स्टैक के साथ कम्युनिकेट करता होगा और आपके इस टोकन को बारी बारी स्पेसिफिक स्टेट से मूव कराएगा। तो इसके लिए हम रेडी हो जाते हैं कि किस तरह से काम होना है हमें। तो मैंने इस वाले को, ये मेरे ख्याल लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है कि मैंने समझाया था, शायद वर्किंग समझाई थी इसकी। तो मैंने कहा कि इसको जो है हम ज़ाहिर एक स्टैंडर्ड मतलब टोकन को लेके सामने रखते हुए हम इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो करेंगे। तो मैंने सोचा कि ए बी भी ले लिया, आप 4 A 4 B ले लें, वटेवर जो भी ले लें। तो इस बेसिस पे अगर मैं डिज़ाइन करूँ तो आप कहेंगे देखिए शुरू में तो सारे ए रीड होंगे, बी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ए पहले रीड होगा और फिर बी रीड होगा, मिक्सिंग नहीं हो सकती। तो इस वजह से आप कहेंगे कि देखें आपने जैसे ही मशीन को इनिशलाइज किया, समझा रहा हूँ ये, तो आपके पास एक स्टैक जो है वो यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगा और इसके बॉटम ऑफ एलिमेंट को आप इनिशलाइज बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे। मशीन के इनिशलाइजेशन के साथ ही एक स्टैक इनिशलाइज होगा और साथ में बॉटम ऑफ स्टैक जो है वो जेड नॉट एनी सेंटेंशियल एलिमेंट जो आपको समझ आता है वो आप यहाँ पे रखेंगे ताकि वो इस बात की इंडिकेशन करे कि ये स्टैक का एक बॉटम है। उसके बाद इस कॉम्बिनेशन, ये इसलिए कि इस कॉम्बिनेशन को बनाना था हमें, तो एक कैरेक्टर स्टैक में पहले से इंट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को जब बनाएंगे तो आप एक स्टेट पे खड़े हैं, सपोज करो स्टेट नंबर 1 पे खड़े हैं, एक कैरेक्टर आपने जो है वो इनपुट से रीड कर लिया, सपोज करो कि यहाँ से ए रीड कर लिया, और ए रीड करने के बाद एक कैरेक्टर स्टैक से रीड कर लिया। स्टैक से सवाए जेड नॉट के और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप रीड करें। तो मैंने उस सूरत में करना क्या है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ए रीड करने हैं, तो मैं अपने आप को इस जगह से आगे की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, यानी इसी स्टेट पर रखूंगा। और ज़ाहिर है कि अभी आपको फ़ौरन समझ में नहीं आएगा, अगर लास्ट क्लास में आपने शायद मुझे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने ये बात समझाई थी। अच्छा खैर, तो आपने कहा कि मैं जो हूँ क्या करूँगा कि एक स्टेट 1 पे खड़ा हूँ। देखिए इसको मैच कर रहा हूँ, ट्रांजिशन इसलिए मिटाया नहीं मैंने। एक स्टेट 1 पे खड़ा हूँ, एक कैरेक्टर मैंने ए रीड कर लिया, एक कैरेक्टर मैंने ए रीड कर लिया, अभी नल रीड नहीं किया, और स्टैक से मैंने एक कैरेक्टर जेड नॉट रीड किया, तो मैं यहाँ कॉमा लगा के जेड नॉट लिख दूँगा। ये कॉम्बिनेशन होगा इनपुट की। अगर आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगी इनपुट के लिए। ठीक हो गया, यहाँ से बात समझ आ रही? ए जेड नॉट यानी आपका 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई। आप 1 स्टेट पे खड़े हैं, ए इनपुट से ले लिया, जेड नॉट स्टैक से निकाला, पॉप किया बेसिकली। जब आप पॉप करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना, यहाँ से ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। अब ये स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद हमें एक्शन करना है। एक्शन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग स्लैश लगाते हैं, कुछ लोग एरो लगाते हैं, आपकी मर्जी, मुझे नहीं आता। तो मैं एरो ही लगाता हूँ, तो मैंने एरो लगा दिया। इसका एक्शन क्या होना है? एक्शन ये होना है कि आप किसी स्टेट पे जाएंगे, हमने तो एरो लगा के बता दिया है कि हम उसी स्टेट पे रहेंगे, और एक कैरेक्टर आप पुश करेंगे। पुश करने का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर से मुराद है आप कुछ पुश करें। पुश करने का मतलब ये है कि क्या पुश करना चाहते हैं स्टैक में। हम कहेंगे कि भाई स्टैक में हम 2 कैरेक्टर पुश करेंगे, एक तो वो जो हमने खुद बाहर निकाला और एक ए जो अभी हमने इनपुट से रीड किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए जी जो है वो हम यहाँ पे इसको ए जी नॉट पुश कर देंगे। दिस इज कॉल्ड आउटपुट कंडीशन। तो जब हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब है अब स्टैक हमारा अपडेट हो जाएगा। और क्या अपडेट हो जाएगा? वो हो जाएगा कि इसका जेड नॉट इसके एंड में चला जाएगा और इसके ऊपर ए आ जाएगा। ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, ये ध्यान में रखिएगा कि पहले ये इंटर होगा फिर ये इंटर हो जाएगा। तो अब हमारा स्टैक कुछ इस तरह से होगा कि जेड नॉट के साथ ए इसके टॉप पे होगा। उसके बाद फिर आप दोबारा से, अगर आपके टोकन और एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको रीड करेंगे। अगर एक और ए है तो अब आप एक और ए को रीड करेंगे, लेकिन अब आपके पास सूरत हाल डिफरेंट होगी। सूरत हाल डिफरेंट ये होगी कि अब स्टैक का टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो ए के अलावा कुछ और होगा। ये जो ए मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि अभी आप दोबारा एक और ए रीड कर लें। एक ए रीड किया आपने, टॉप ऑफ द स्टैक आपने ए रीड किया, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक आपने ए रीड किया। इसकी अगेंस्ट में जब आप टॉप ऑफ द ए रीड करेंगे तो ये वाला ए तो निकल जाएगा बाहर।
तो अब आप दो ए जो होते हैं इसमें से एक ए स्टैक का होता है, एक इनपुट का होता है। तो आप इंसर्ट क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे दो ए इंसर्ट कर देंगे। दो ए इंसर्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक जो है वो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक जो बाहर आया था मैचिंग के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, और एक जो है वो हमारे पास इनपुट से आया था, इनको हम पुश कर देंगे तो ये आउटपुट में पुश हो जाएगा। पुश होने का मतलब ये हुआ कि एक ए दोबारा जो बाहर निकला था वो चला जाएगा और एक नया ए आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास दो ए अब चले जाएंगे। इनपुट के दो ए जो हैं वो कट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ए को हमने मेमोरी में याददाश्त के लिए रख लिया। तीसरा ए आएगा, इसके लिए कोई ट्रांजिशन नहीं, उसके लिए यही ट्रांजिशन होगी कि ए आया है और ए यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैक बाहर निकलेगा और दो ए बाहर निकल इंटर कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ए और आ जाएगा स्टैक में। इस तरह से स्टैक ए से फिल होता रहेगा। इसका मतलब है आप ए को गिन रहे हैं, ए की तादाद आप काउंट कर रहे हैं, तो ये ए यहाँ से कट जाएगा क्योंकि हमें बताना है कि हमारी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें ए और बी की तादाद इक्वल है। ये एक प्योर नॉन रेगुलर लैंग्वेज है जिसको CFG कैटेगरी कहते हैं और ये प्योर नॉन, इसको रेगुलर लैंग्वेज से हम कर ही नहीं सकते। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अब अगर जैसे ही बी हिट हो जाए तो हमें अब ये याद रखना है कि ए से इतने ही बी आने चाहिए जितने ए में ए जितने स्टैक में ए गए। तो अब आप यहाँ पे जब बी आ जाए ना तो फिर आगे तो ए आने के चांसेस नहीं है ना, तो आप यहाँ पे इसको हिट कर देंगे एक लाइन और कहेंगे कि अगर किसी लम्हे बी आ जाए तो आप बी आ जाएगा तो आप अब स्टेट को चेंज कर देंगे। यानी इनपुट तो यही है कि इनपुट 1 है, बी रीड हो जाए लेकिन स्टैक से ए रीड होगा। यकीनन स्टैक से क्या रीड होगा, ए रीड हो जाएगा। आपने ये इनपुट करेक्टर बना लिया, 1 पे खड़ा हूँ, बी रीड हुआ, स्टैक से ए रीड हो गया, यानी स्टैक से ये वाला ए तो बाहर निकल गया। तो अब आप एक नए स्टेट पे चले गए। नया स्टेट का नाम आप क्यों रखते हैं, लेकिन अभी इसका आउटपुट तय नहीं किया। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, आप कहेंगे भाई देखो एक ए से एक बी कैंसिल हो गया, जब बी हिट हुआ तो हमने स्टैक से एक ए को जो है वो कैंसिल कर दिया। तो अब ऐसा करते हैं कि पुश कुछ भी नहीं करते हैं, उसको नल कर देंगे। पुश ना करने का मतलब है कि आपने यहाँ स्टार इसीलिए लगाया था कि वी कैन डू नथिंग टू पुश ना, तो हम यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं कर रहे। उसके बाद हम 2 पे आ जाएंगे, हो सकता है कि और बी भी एग्जिस्ट करते हो, इस बेसिस पे आपने यहाँ पे उसका एक सर्कल बनाया और यहाँ पे लिखा कि एक और बी अगर आ जाता है तो हम स्टैक से ये तसव्वुर यानी स्टैक से ये एज्यूम करते हैं कि उसमें से ए ही बाहर आएगा और उसके बाद इसका भी जो हम पुशिंग है वो जीरो कर देंगे और इस तरह ये होता रहेगा। अब ये होता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा, गौर से देखिएगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों इक्वली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये बी से बी भी कैंसिल, बी भी कैंसिल, बी भी कैंसिल, तो आपको एक डॉलर रीड होगा जो इनपुट के तौर पे रीड होगा और डॉलर के साथ आपकी कॉम्बिनेशन बनेगी Z0 की, क्योंकि आप सारे ए को बी से कैंसिल कर चुके होते हैं। अगर आपके पास कहीं खुदा न खास्ता डॉलर के साथ ए या बी की कॉम्बिनेशन बन रही है, इसका मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, सिस्टम हॉल्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई पैटर्न यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन के लिए दी नहीं है। उसके बाद अब एक फाइनल स्टेट पे भेज दिया जाएगा जिसको स्टेट नंबर 3 का नाम दिया जाएगा और जब एक डॉलर आए और एक Z0 आए और उस बेसिस पे आपके पास जो है वो आपकी मर्जी के Z0 को दोबारा पुश कर दें और फाइनल स्टेट पे चले जाएं। ठीक है, अब ये आप चाहें, आप देखें, अब आप चाहें इसको एक्सेप्ट कराएं चाहे किसी को भी एक्सेप्ट कराएं। यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर कोई अनबैलेंस किस्म की कोई चीज़ होती, ए और 2 बी होते, तो डेफिनेटली इसने किसी स्टेप पे हॉल्ट हो जाना था, फाइनल स्टेट पे जा ही नहीं सकता था ये। यानी आपने कहा ए सारे चले गए स्टैक में, अब आपके 3 स्टैक में ए मौजूद है। ठीक है, आपके पास एक स्टैक है उसमें 3 ए मौजूद है Z0 के साथ। तो आपने कहा Z0 के साथ 3 ए हैं, यानी ए और ए। उसके उसके बाद एक बी के साथ एक बी के साथ एक ए कैंसिल हो गया इस स्टेज पे, पहले इस वाले स्टेज पे। फिर एक और बी के साथ एक और ए कैंसिल हो गया इस वाले स्टेज पे, कहाँ गया, इस वाले स्टेज पे। उसके बाद डॉलर रीड हुआ है और स्टैक से ए रीड हुआ है। आप खड़े 2 पे हैं और आपके पास कोई मैचिंग पैरामीटर ही नहीं, यानी पैटर्न ही नहीं है कि डॉलर के साथ ए की कोई ट्रांजेक्शन बनाई नहीं गई, तो लिहाजा आप इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये मशीन की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये किसी हॉल्ड पोजीशन पे जा रहा है, लिहाजा ये जो इनबैलेंस किस्म की पैटर्न होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये हाल, और कितनी साइज का आपके पास बैलेंस हो वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा और यही पुश डाउन ऑटोमेटा की टेक्निक जो है वो कंपाइलर में इम्प्लीमेंट है। इट इज नॉट सच इजी, देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स, 5 और 6 डिफरेंट मेथड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑटोमेटा। वहाँ पे
एल आर पार्सर है, एल एल पार्सर है, इस तरह के डिफरेंट एल आर वन है, एल आर के है, इस तरह के डिफरेंट किस्म के पार्सर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कंपाइलर में। तो ये उसकी एक शक्ल है जो कि कंपाइलर में इस्तेमाल किया है। दिस इज़ अ वन एग्जाम्पल कि आप कोई पुश ऑन ऑटोमेटा बनाते हैं। अब कोई जब आप ये डिज़ाइन कर लेते हैं तो इसमें एक टोकन भी गलत एक्सेप्ट होने के चांस नहीं होते और एक भी सही टोकन के रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ बात करें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि लैंग्वेज जो है वो डब्ल्यू पे डिफाइन हुई है सच दैट इस तरह से कि डब्ल्यू बिलोंग टू सिग्मा स्टार यानी ए प्लस बी स्टार। ये अभी हमारी लैंग्वेज ए प्लस बी पे डिफाइन है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ए प्लस डब्ल्यू डिफाइन टू ए प्लस बी स्टार, 2 कैरेक्टर पे है, ठीक है। और एंड साथ में इसका ये है कि मैं इसको लिखता हूँ इससे ना, तो इस तरह से कि इस तरह से कि एन ऑफ ए ऑफ इन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन ऑफ बी इन डब्ल्यू। ये हमारे पास सिचुएशन है और ये लॉन्ग इन कंडीशन है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब आपके पास लैंग्वेज प्योर नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर का मतलब है कि इस लैंग्वेज को आप रेगुलर एक्सप्रेशन से लिख भी नहीं सकते। तो लेकिन आपके टोकन ऐसे हैं कि जिसमें ए और बी की, अच्छा पहले भी तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने किया था उसमें भी तो ए और बी की तादाद बराबर थी, ए जितने थे उतने बी थे, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि ए पहले होगा और उसके बाद बी आएगा। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन है कि यू मतलब आप अपनी तरफ से कोई भी मतलब बेनिफिट वाला कंडीशन अपने पास एज्यूम नहीं करेंगे कि भाई ये तो फायदा हो रहा था मैं इसको, बल्कि आप ये सोचेंगे कि इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। कहीं ये नहीं कहा कि ए पहले होगा बी बाद में होगा, कितने ए होंगे कितने बी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि नहीं ए बी बी ए भी हो सकता है, ठीक है, ए यानी बी बी ए बी और ए भी हो सकता है, और इस तरह की जो भी ऑप्शन होंगे वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। यानी बस हमें ये देखना है कि हमारी लैंग्वेज में ए और बी की तादाद बराबर होगी, यानी लैंग्वेज जो है उसमें जितने ए आएंगे उतने ही बी आने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि नॉन रेगुलर की एक बड़ी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी नॉन रेगुलर होती है, ठीक है, और रिकर्सिव लैंग्वेज भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है। तो इस तरह की बेशुमार लैंग्वेजेस होती हैं जो भी हम डिस्कस आस्ते आस्ते करते जाएंगे। तो इसको अगर हम CFG की कैटेगरी में लिखें तो लिखेंगे कैसे? यानी आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी के इक्वलेंट है, तो हम अगर इसको लिखें यानी इसकी CFG तो कैसे लिखेंगे? मुझे भी नहीं मालूम, आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम इसकी CFG लिखने चाहें, अगर हमने लास्ट क्लास में नहीं लिखी थी CFG, तो कैसे लिखेंगे ताकि फिर हम इसका मशीन डिज़ाइन कर लें। पहले तो CFG की तरफ जाते हैं। कौन इसकी CFG को डिज़ाइन करके देगा? नाम मैं देख लेता हूँ। अच्छा अंजुम साहब, कैन यू डू इट CFG फॉर दिस वन? यानी आप क्या इसकी CFG डिज़ाइन कर सकते हैं? कुछ है आइडिया? Sir, just give me some time. I'm not हाँ so हाँ immediately. हाँ, आप लें, टाइम लें, Just looking 2-3 into it. मिनट ले लें। Okay, okay. अच्छा मिस अलीना आप भी कोशिश करें, बाकी तो सारे ही कोशिश करें, मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उसको मैं पहले पढ़ ले रहा हूँ। काशिफ इकबाल साहब, यानी कि हमारी पहले तो प्रॉब्लम को देखें गौर से और ये समझें कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया। यानी प्रॉब्लम समझ आ गया मतलब है कि किस टाइप की प्रॉब्लम। अब हमें इसका CFG लिखना है कि नंबर ऑफ ए नंबर, यानी इसमें वो वाले भी होंगे जो हमारे हैं ए बी बी वाले भी होंगे, तो इसलिए आपको इसकी CFG लिखने में बहुत सिमिलरिटी नज़र आएगी जो कि हमने उसको लिखा, लेकिन डेफिनेटली डिफरेंट तो होगा। तो मैं 2 मिनट देता हूँ, आप सोचें, फिर मैं इसका आंसर लिखता हूँ, फिर हम इसकी मशीन बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
इसका CFG भी लिखें और इसका जो है वो आप वो भी लिख दें, क्या नाम है, पुश ऑटोमेटा बनाना। तो CFG तो खैर आसान है, तो मसला नहीं है। जहाँ पे आपने CFG AN BN की लिखी थी उसी तरह से सिर्फ 2B ऐड कर दीजिएगा वहाँ पे ASBB, तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसका ऑटोमेटा कैसे बनेगा, चलें ऑटोमेटा बना लें। ठीक है, हाँ जी अंजुम आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? ये सर मेरा भी यही सवाल था कि मैं अज्यूम कर रहा था कि स्टार्ट जो है ए या बी किसी से भी हो सकता है, लेकिन अब आपने क्लियर किया कि नहीं, वो सिर्फ ए से ही स्टार्ट होगा। ये देखें ना, ये बी की चीज बता ट्रांजिशन रही पार्ट। है। जी जी बिल्कुल, वो कह रहा है देखिए ये जो पार्ट लिखा हुआ है जो सर्कल किया है वो है इसी का पार्ट। तो हमारा जो W है वो बिलोंग करता है A प्लस बी स्टार से, लेकिन ऐसा A प्लस बी स्टार के टोकन जो AN B2N के इक्वलेंट रहता है। तो फिर आप कर सकते हैं इसको। तो AN2N का मतलब ये है कि आपने तो फोर्सली कह दिया ना कि शुरू A से ही करना है, B से शुरू कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको पहले A के लिए सारी प्लानिंग करनी है। दिस इज 2N लिख दो, सॉरी। तो आपने पहले शुरू ए से ही करना है, उसके बाद फिर आप बी की बारी बारी आएगी। मैं इसी सवाल को आपको चेंज करके देता हूं। आपका डब्लू जो है, सारा सवाल सेम है, सिर्फ डब्लू जो है वो इस तरह से है कि ए की पावर 2n और बी की पावर n है। अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है खाली। इसको कैसे करेंगे, यानी ए की पावर 2n, पहले हमने लिखा था ए की पावर n, अब ए की पावर 2n और बी की पावर n। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन से हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा इसको इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी तरह का कोई ऑटोमेटा बनेगा। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व होना चाहिए। सर इसकी लॉजिक इसी तरीके से नहीं बनेगी कि जहां हम एक डबल ए के इंसर्ट करें तो उसके अगेंस्ट दो बी थे, तो यहाँ पर हम नहीं दो नहीं नहीं, ए के अगेंस्ट एक को इंसर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें एक चीज है इंसर्शन यानी पुश और एक है पॉप। अब यहाँ उल्टा हो गया, तो आप पता है क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा। आप करेंगे ये कि आप जब पहला ए रीड करेंगे तो एक अब मुझे नहीं पता वो पहला है या दूसरा है, ये आपको खुद मैनेज करना है, मैं सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ कि एक ए को आप पुश करेंगे और एक ए को मिस करेंगे, तो फिर आप बी के बराबर पहुंचेंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि क्योंकि ये ए पे ज्यादा है ना, तो आप पुश मिस करने करते, का मतलब? मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है ना, मिस करने का मतलब ये होता है कि आप उसको स्टैक में पुश नहीं करेंगे, रीड तो सही है, करेंगे लेकिन स्टैक सही में है। पुश नहीं करेंगे। तो आप, क्योंकि ये वाला जो कॉलम होता है ये पुशिंग वाला होता है, तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास अगर यूं लिखा हुआ है ए और बी मिसाल के तौर पे, तो आपने कहा मैं पहला ए रीड करूंगा। अब इसकी तरतीब आपने खुद देखनी है कि कैसे अरेंजमेंट होगी, टेक्निक में बता रहा हूँ कि पहला ए रीड किया, रीड कैसे होगा, पहला ए रीड किया मिसाल के तौर पे Z0, सिर्फ समझा रहा हूँ, और इसकी अगेंस्ट में आपने पुश कर दिया, तो आपने कहा Z0 पुश हो गया, तो ये समझ लो कि स्टैक में चला गया, मैं स्टैक नहीं बना रहा। और फिर उसके बाद अगला ए जब रीड होगा तो वो ए के साथ होगा, तो उस वक्त आप इसको पुश नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही ए पुश करेंगे। एक ए कौन सा पुश हुआ है, जो पॉप हुआ था, जो ए रीड हुआ है वो नहीं हुआ, तो स्टैक में स्टिल एक ही ए रखा हुआ है। ये समझ आ रहा होगा शायद, स्टैक में स्टिल एक ही ए है, क्योंकि ये वाला ए जो पुश हुआ था वो चला गया। बाद में जब आपने दूसरे ए को टोकन से रीड किया, पहला ए तो हो गया, दूसरे टोकन से ये वाला ए रीड हुआ, तो ए टोकन से रीड हुआ है, ये स्टैक से बाहर निकाला, और हमने जो स्टैक से बाहर निकाला तो उसी को पुश कर दिया, इसको पुश नहीं किया। तो स्टैक में स्टिल एक ही ए है, और जैसे ही बी हिट होगा तो देख लें बी एक ही होना चाहिए, वो इसको इक्वलेंस कर दे। इसकी तरतीब सिर्फ आपने बतानी है, लॉजिक मैंने समझा दिया आपको। एक ए को इंसर्ट करें, एक ए को मिस करें। जी सर, जी सर, सही है, समझ गया। समझ गया ना? अच्छा जी, ये सवाल हो गया। इस तरह के बेशुमार सवाल एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। मैं आपको एक सवाल और बताऊं, बस ये आखिरी सवाल करके हम क्या कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन की तरफ जाते हैं, ताकि थोड़ा सा ट्यूरिंग मशीन की इंट्रोडक्शन भी आज कर लें। अच्छा देखो, ये आखिर सवाल बहुत हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं थोड़ा कुछ ट्यूरिंग मशीन पढ़ा के एक असाइनमेंट दे दूंगा सबको मिला के, ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर थ्योरेटिकल की तरफ जाएंगे, जो थ्योरम्स वगैरह हैं। तो आपसे वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे हमारी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि सपोज कर लो कि डब्ल्यू लैंग्वेज एल,
which is equal to W such that और W belong to A plus B स्टार, ठीक है, एंड और उसमें से कौन से टोकन होने चाहिए विच इज इक्वलेंट टू A C एंड W, ये पावर R है, रिवर्स पावर R, इसको मैं यहाँ से लिख दूंगा बाद में, एंड देन दिस, ठीक है। ये आपके पास टोकन है मिसाल के तौर पर, और आप कहते हैं कि इसके ऊपर जो W के ऊपर पावर है वो R इज इंडिकेशन ऑफ रिवर्स, ठीक, ये टोकन है आपके पास। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं पहले कुछ टोकन्स बता दूं आपको। टोकन्स इस तरह से हैं कि आपके पास लैंग्वेज के जो टोकन्स हैं वो ये होने चाहिए कि आपने लिखा AB, तो एक, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, एक इंडिकेशन के लिए C आएगा और फिर B से इस तरह से, या फिर इस तरह A B B A, तो एक इंडिकेशन के लिए कि अब इसका रिवर्स शुरू हो रहा है, C आएगा और फिर रिवर्स आएगा A B B A, इस तरह से A B B, अब बी से भी शुरू हो सकता है अंजुम, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं हमने लिखा ही नहीं है कि किससे शुरू होगा, तो नो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बी, बता बी बी ए और बी बी, राइट, फिर एक इंडिकेशन के लिए कि अब रिवर्स शुरू हो रहा है तो सी और फिर बी बी ए बी, ये आपकी लैंग्वेज है जो इस तरह से। हालांकि मैं ये थोड़ी आसानी के लिए मैंने सी को मार्कर बता दिया है, ये सी यहाँ नहीं आएगा, ये तो गलती से प्रिंट हो गया मेरे ख्याल में, मैच ही होगा, बी आएगा। इस तरह के टोकन आपके पास है। सी मैंने आपको सिर्फ इसलिए इंडिकेट किया है कि आपको इस बात का हिट हो जाए कि अब रिवर्स शुरू हो गया है, लेकिन अगर सी नहीं देते तो फिर हमें बनाना बहुत मुश्किल होता है। यानी मैं अगर इस तरह लिख देता, पैलिंड्रोम टाइप की जो लैंग्वेज होती है कि W एंड W की पावर R, यानी आपका जो W है वो बिलोंग करता है W की पावर R, मिसाल के तौर पर यूं दे देता मैं, और बीच में रिवर्स का इंडिकेशन ही नहीं लेता, तो आपके लिए बनाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल तो इंडिकेशन के लिए W दिया है, और ये कह रहा हूँ कि किस तरह से आप इसका ऑटोमेटा जो है वो डिजाइन करेंगे, यानी पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे डिजाइन करें। मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए फिर जो है वो टाइम देता हूँ, थोड़ा सा आप मुझसे डिस्कस करें, मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप पूछते हैं किस तरह बनेगा, थोड़ा एक आप बनाए, थोड़ा आप मुझसे पूछें, फिर मैं इसका डिजाइन कर देता हूँ, फिर आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको कोशिश जरूर करें। एनी सक्सेसफुल, चले मैं बनाता हूँ, थोड़ा टाइम को सेव करते हैं। वैसे आज हमने क्लास देखें स्टूडेंट, हम इसके लिए ये सोचें कि हमें करना क्या है। तो देखें आपने करना ये है, वो आसान से अगर आप सोचें तो स्टैक में, स्टैक को हमने चूज इसलिए किया है, स्टैक में ये इस डायरेक्शन में इनपुट जाएगा, गौर से देखते रहना, इस डायरेक्शन में इनपुट जाएगा, तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो ए होगा आखिर में, और इसमें अगर देखा जाए तो टॉप ऑफ द स्टैक बी होगा आखिर में, यानी रिवर्स ऑर्डर में जो पहला कैरेक्टर है वो सबसे बॉटम ऑफ द स्टैक होगा Z0 से ऊपर। और जब C आ जाए तो उसके बाद जो डेटा आना शुरू होगा, उसके बाद जो डेटाज आएंगे वो बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में इसके साथ मैच करेंगे, यानी जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा वो इसका पहला कैरेक्टर होगा, जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा वो इसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर होगा, और जो थर्ड लास्ट होगा वो इसका यहाँ आना चाहिए, और जो फोर्थ होगा, तो यानी सी के बाद हर कैरेक्टर टॉप ऑफ द स्टैक से मैच हो और उसको हम नल एंड वाइट कर दें। यानी क्या हो, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाए कि मैंने कहा कि पहला कैरेक्टर तो हम ए या बी किसी से भी रीड कर सकते हैं, तो अगर मैं ए से रीड कर रहा हूं तो पहले कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन तो Z0 के साथ होगी, और वो इनपुट में AZ0 को इंसर्ट कर देगा, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर जो है BZ0 का है, तो BZ0 हो सकता है पॉसिबल BZ0, और मैं इस बेसिस पे यहाँ नहीं लिखता हूँ, जगह थोड़ी सी तंग हो रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपने कहा कि ये भी इसी जगह पर आएगा, और ये है BZ0, और BZ0 के बेसिस के ऊपर आपने BZ0 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये तो दो स्टार्ट कैरेक्टर, उसके बाद आपने कहा कि अब मेरे पास आइदर ए आए या बी आए, कुछ भी आए, जितनी भी कॉम्बिनेशन आ जाए वो सब के सब इंसर्ट कर दी जाएंगी। यानी ए के साथ अगर ए आ रहा है
तो ए को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर बी के साथ बी आ रहा है तो बी को इंसर्ट कर देंगे। अब आपने ये देखना ही नहीं कि क्या कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी एक लिख देता हूं मैं कि अगर ए के साथ ए बी की कॉम्बिनेशन आ रही है तो आप ए बी को आप रीड कर इंसर्ट कर देंगे। अगर बी के साथ ए की कॉम्बिनेशन आ रही है तो बी, यानी आपने ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या, बस सबको आपने स्टैक में इनपुट करना शुरू कर दिया। ये सारा वो है जो हमारे सी से पहले पहले वाला एलिमेंट है, किसी भी पैटर्न में हो इंसर्ट होगा स्टैक में। लेकिन जैसे ही सी रीड हो जाता है, जैसे ही सी रीड हो जाता है तो सी के साथ कॉम्बिनेशन में या तो ए होगा, किसी वक्त हमें नहीं पता उस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा जब सी रीड होगा। जब सी रीड होगा तो उस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा हमें नहीं मालूम। और अगर सी रीड होगा तो हो सकता है टॉप ऑफ द स्टैक बी हो। तो दोनों सूरतों में आपने क्या पुश करना है ये ध्यान में रखिएगा। सी को कतई पुश नहीं करना, आपने जो स्टैक से निकाला उसी को पुश कर देंगे। सी तो कैरेक्टर था जो इनपुट का था, स्टैक से या तो ए लेके आए या बी लेके आए, जो आप लेके आए वो। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास स्टैक में इनिशियली जेड नॉट था, मैं किसी एक टोकन के ऊपर लेके बात करूं तो उसके बाद ये वाला ए फिर बी फिर ए फिर ए जो है वो कॉपी हो गया। मिसाल के तौर पे पहले ए चला गया, फिर बी चला गया, फिर बी चला गया और फिर ए चला गया। सी को हम इंसर्ट कर ही नहीं रहे स्टैक में। फिर अगर सी रीड हो रहा है तो टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो ए दोबारा इंटर हो जाएगा, तो यही सिचुएशन रहेगी। लेकिन आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज होने का मतलब ये है कि अब आप सी के बाद वाले एलिमेंट पे चले जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस पे जा चुके हैं और ए रीड कर रहे हैं कोई कैरेक्टर इनपुट से, तो स्टैक में दो ऑप्शन है, या तो अगर ए रीड कर रहे हैं तो स्टैक से ए ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज आ ही नहीं सकता, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक और अब सी के बाद का कैरेक्टर एक जैसे होने चाहिए। तो फिर आप इसको कोई चीज पुश ना करें बल्कि कैंसिल आउट करना शुरू करें। इसी तरह से अगर आप जो है वो बी रीड करते हैं तो बी के साथ अब बी होना चाहिए और उसको कैंसिल आउट करें। अब कैंसिल होने का वक्त आ चुका है, ए कॉमा बी यहाँ नहीं हो सकता, बी कॉमा ए यहाँ नहीं हो सकता। इस बेसिस के ऊपर आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको फाइनली जो मिलेगा वो डॉलर के साथ जेड नॉट मिलेगा और आप कहेंगे कि जेड नॉट को इंटर कर दो और उसके बाद आप यहाँ पे ये जो हमारे पास पूरा ऑटोमेटा है ये WCWR का है और इसमें से कोई एक टोकन भी रिजेक्ट नहीं होगा, कोई एक टोकन भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली WCWR। तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा ये। तो मेरा ख्याल है कि इतना इनफ है हमारे, क्योंकि सवालात तो बहुत, अभी भी मैं कोई मतलब 20 सवाल करा सकता हूँ, लेकिन जाहिर है आपके अपने कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि किस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने शायद असाइनमेंट में या कहीं पे आपको दिया है कि जो ब्रैकेट साइन होता है ना, ब्रैकेट साइन, लार्ज ब्रैकेट, तो वो बेसिकली किस तरह इसकी इक्विवेलेंसी चेक की जाती है। यानी मैं कहूँ कि इसकी इक्विवेलेंसी चेक करनी है कि जितने ओपन हुए हैं उतने ही क्लोज हुए हैं, तो वो हम इस ऑटोमेटा से कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं। आपको नजर आ ही रहा होगा कि कैसे हो सकता है। तो अगर सिमिलर ब्रैकेट हैं तो बआसानी एक, और डिफरेंट है तब भी, लेकिन अभी तो मैं सिमिलर की बात कर रहा हूँ कि ब्रैकेट साइन जो है वो बआसानी एक दूसरे से कंपेयर हो सकते हैं कि कितने इनपुट गए और कितने आउटपुट आए। तो इसकी मैचिंग जो है वो बआसानी आप अपने CFG के टेक्निक से कर लेंगे। काउंटिंग है ना, तो काउंटिंग हमेशा नॉन रेगुलर लैंग्वेज में जाती है और ये एक लो लेवल काउंटिंग यानी लो लेवल नॉन रेगुलर है जिसको हम CFG से हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो रियल लाइफ से एग्जिस्ट करते हैं। पैलेंड्रोम हो गया, जैसे अपने, अब पैलेंड्रोम ये तो वो है जो सी से आपने हिट कर दिया, ऐसे पैलेंड्रोम भी हैं जो सी से हिट नहीं कर रहे, उसमें बड़ी दुश्वारी होती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मिड आ गया, यानी ए बी बी, ठीक है, और ए आ जाए तो अगला इसका अगर उल्टा ए बी बी ए हो जाए, तो जब आप रीड कर रहे होंगे इसको, तो रीड करते वक्त पता कैसे चलेगा कि मिड आ चुका है। और अब आपने रिवर्स चेक करना है, यहाँ तो इसीलिए सी लिखा था ना कि मिड का पता चल गया था, यहाँ मिड का पता नहीं चलेगा कि कहाँ से पैलेंड्रोम का रिवर्स शुरू हो रहा है। तो ये हमारे नॉर्मल CFG में बनाना इसको पॉसिबल नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाली लैंग्वेज जो लिखी है, ये हम अपने नॉर्मल जो पुश डाउन ऑटोमेटा बना रहे हैं इसमें पॉसिबल नहीं।
हाँ, अगर आप बना रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा विथ नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो बना सकते हैं। अगर डिटर्मिनिस्टिक जैसे ये कॉन्क्रीट डिटर्मिनिस्टिक है, इस तरह का कोई बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि भाई किस तरह से ये डिज़ाइन होगा। तो ये हमारे पास अब कुछ इश्यूज हैं। इसी तरह से जो मेथड हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने AN, BN और CN, अगर मैं ले लूँ CN भी ले लूँ, तो ये भी आप नहीं बना सकते अपने नॉर्मल पुश डाउन ऑटोमेटा से। तो इसलिए हमें इसमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि हम किस तरफ जाएं या कैसे डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास इस वक्त ऐसा है कि एक मशीन है जो इसके कंट्रोल यूनिट्स इसके साथ लगे हुए हैं। इस तरह से ऑटोमेटा है, यहाँ पे वो इन करता है, या ऑटोमेटा यहाँ पे जो है वो मौजूद है कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ एक एसोसिएटेड स्टैक है। क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम एक कंट्रोल यूनिट के साथ, जो हमारा कंट्रोल यूनिट कनेक्टेड है, इसके साथ एक स्टैक और एक और स्टैक, दो स्टैक इसके साथ लगा दें और फिर काम करें, ये दोनों स्टैक को साइमल्टेनियसली, या एक स्टैक को एक वक्त में जो है वो अपडेट करें। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये भी एक PDA की जो है वो एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल का मतलब ये है कि ये PDA की जो एग्जांपल है, ये और ये जो दूसरा हमने सिंगल, सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, ज़ाहिर अभी तो हमने किया नहीं है, कि दोनों में क्या दोनों में सेम पावर है, यानी जो काम सिंगल स्टैक वाला कर सकता है वही काम दो स्टैक वाला कर सकता है, यानी स्टैक की तादाद बढ़ाने से हमें क्या एडवांटेज होगा, कोई एडवांटेज होगा या नहीं होगा, सवाल ये। अगर वो काम जो सिंगल स्टैक वाला नहीं कर सकता, वो अगर डबल स्टैक वाला कर सकता हो तो उसका मतलब है डबल स्टैक वाले की पावर ज्यादा है। और अगर सिंगल स्टैक वाला वही काम करता हो जो डबल स्टैक वाला कर रहा है, तो दोनों की पावर सेम है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हमें दो स्टैक के साथ काम करानी होती हैं, तो वो सिंगल स्टैक में सॉल्व नहीं होती बल्कि दो स्टैक के साथ होती है। तो इससे जाहिर हुआ कि जो काम हम दो स्टैक में कर रहे हैं वो सिंगल स्टैक से नहीं कर सकते। तो डबल स्टैक और मोर देन टू स्टैक्स के जो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा है वो मोर पावरफुल है सिंगल स्टैक के मुकाबले में। और यूं भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज ही नहीं होते, कि सिंगल स्टैक डबल स्टैक में चला जाता है, डबल स्टैक से, यानी सिंगल्स को डबल छोड़ दो लेकिन डबल स्टैक को सिंगल स्टैक में कन्वर्ट नहीं करते, इसमें वही। तो प्रॉब्लम एक है हमारे पास AN, BN और CN, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस मशीन से सॉल्व नहीं हो सकता, यानी जो हमारे पास सिंगल स्टैक प्रॉब्लम है इससे सॉल्व नहीं हो सकता। हमें इसके लिए एक ऐसी मशीन पिक करनी पड़ेगी जिसके पास दो स्टैक हो, क्योंकि इसमें हमें बैक वक्त दो चीज़ों को स्टोर करना है। हम पहले A को भी स्टोर करेंगे और B को भी स्टोर करेंगे, A को एक स्टैक में करेंगे, B को दूसरे स्टैक में करेंगे, और उसके बाद C से दोनों को अलग-अलग पॉप करेंगे। तो एक C से इससे भी पॉप होगा, इससे भी पॉप होगा, और उसके बाद जब C खत्म होगा तो A भी खत्म हो जाना चाहिए, B भी, और फाइनली हम दोनों स्टैक की एम्प्टीनेस को चेक करेंगे कि क्या A B दोनों खत्म हो गए। अगर दोनों खत्म हो गए हैं तो फिर हम उसको कह देंगे कि इक्वल है। अदरवाइज अगर किसी एक में भी Z0 के अलावा कोई कैरेक्टर हुआ तो हम कह देंगे कि ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। दीज आर द बेसिकली सम डिफरेंट काइंड ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा। और इस ऑटोमेटा में और भी बहुत सारी ब्यूटीज हैं जो हम ज़ाहिर अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ मैं आपको, नमाज पढ़ लेते हैं, 2:20 पे ज्वाइन करते हैं नमाज के बाद, और फिर ट्यूरिंग मशीन जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2:10 हो रहे हैं, 2:10 पे हम ज्वाइन करेंगे दोबारा। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो पूछ लें। आज आज सब बहुत सुस्त हुए हैं, गर्मियाँ शुरू हुई नहीं और आप लोग सुस्त होना शुरू हो गए। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। 10 मिनट के बाद ज्वाइन। ट्यूरिंग मशीन खुद इसकी बेसिक्स जो हैं वो क्या हैं और किस तरह ये बनता है, और इतना पावरफुल कैसे है कि अब तक जितनी मशीनें हमने पढ़ी हैं वो सारे काम ये कर सकता है, लेकिन काफ़ी स्लो मशीन है ये। और ये 3-4 मशीनें स्टैंडर्ड है, इसके अलावा बीच में इनको मिला उला के कुछ नई मशीनें भी डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोर बेसिक मशीन्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। अच्छा देखो, ये 1936 में एक
एलन ट्यूरिंग ने अपना एक पेपर प्रपोज किया था और उसी के साथ पैरेलल लैम्डा कैलकुलस के नाम से भी एक पेपर पब्लिश हुआ। लेकिन ये वो एरा था जब आप आपस में कम्युनिकेशन एक इंतहाई डिफ़िकल्ट काम था। इवन के दो नियरेस्ट एरिया के लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी। तो ये दो पेपर एक साथ पब्लिश हुए थे 1936 के अराउंड में, और एक का नाम जो एलन ने अपने ऊपर रखा, एलन ट्यूरिंग मशीन, और एक जो है वो लैम्डा कैलकुलस के नाम से। दोनों का मकसद जो है वो डेस्टिनेशन सेम था कि एक ऐसी मशीन बनाना जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। लेकिन ट्यूरिंग की पब्लिसिटी इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से हो गई। यानी ये एक सिंप्लिसिटी, यानी इतना सादे मशीन थी और इतनी पावरफुल थी जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी हो गई, और हमें लैम्डा कैलकुलस जो है वो का नाम शायद किसी को पता हो और किस शायद ना भी पता हो, तो वो इतना पॉपुलर नहीं हो सका। लेकिन दोनों का मकसद जो है वो और जो सेम था। क्या मकसद था कि आप एक ऐसी मशीन डिज़ाइन करें जो कंप्यूटेशन जो है कर सकता हो, और कंप्यूटेशन करने के लिए जो इंटिटीज रिक्वायर्ड है वो उसके साथ अटैच हो गई। तो जब एलन ट्यूरिंग ने बनाया था उस वक्त तो ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन थी। फिर उसके बाद इसका हार्डवेयर बनाया गया, और वो बिल्कुल मैकेनिकल वर्क की तरह हार्डवेयर था उसका। मैकेनिकल का मतलब है जैसे अभी तो हम कंप्यूटर को बहुत अच्छी हालत में देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मैकेनिकल चीज़ें हैं, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर रोटर रोटर लगा हुआ है और इस तरह की चीज़ें। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन एक मैकेनिकल तरीके से उसको डिज़ाइन किया। लेकिन हम क्योंकि अभी इसकी मैकेनिकल वर्किंग पे नहीं जा रहे, हमें तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट वर्किंग पे जाना है, और इसकी वर्किंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और अदर देन दूसरी चीज़ें जो हैं वो देखनी है। तो कहता ये है कि द ट्यूरिंग मशीन मॉडल यूजेस एन इनफाइनाइट टेप एज इट्स अनलिमिटेड मेमोरी। इट हैज़ अ टेप हेड that can read and write symbol and move around the tape। ये मैं भी समझाता हूँ मैं आपको, हो सकता है बहुत सारों को पता भी होगा। फिर कहता है contains initially the tape contains only the input string and is blank everywhere everywhere else। यानी हर उसके अलावा कुछ जगहों पे डेटा होता है, बाकी जगहों पे ब्लैंक टेप जो है एग्जिस्ट करता है। If the machine need to store information, it may write this information on the tape। ठीक है। The machine continue computing until it decides to produce an output। The output accept and reject are obtained by the entering designated accept and reject state। यानी अब एक reject का भी स्टेट बना देंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। और इसकी सिंप्लिसिटी ये है कि जो बातें हमने भी दो स्लाइड में की हैं वो बेसिकली इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि द आउटपुट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आर ऑब्टेन बाय द एंट्रिंग। तो हमने भी पढ़ लिया। ये हमारे पास जो मशीन नज़र आ रही है ये बेसिकली एक हमारी ट्यूरिंग मशीन है। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो इस कंट्रोल यूनिट के अंदर है, जो एक ऑटोमेटा होगा जो हम डिज़ाइन करेंगे। और बाकी ये जो आपके नज़र आ रहा है ये एक टेप है जो एक्सटर्नल ऑफ द मशीन। अभी जो ये टेप है इसमें आप रीड और राइट कर सकते हैं। यानी आप जब मशीन को इनपुट देंगे, मिसाल तो आप कहते हैं कि मुझे 111 को 101 में ऐड कराना है, तो आप ये दोनों चीज़ें इनपुट के तौर पर देंगे, और आप मशीन बना रहे हैं तो आप इनकी एडिशन का सिंबल खुद तय करेंगे कि इनके दरमियान अगर प्लस आ जाए तो इसका मतलब है इनको ऐड करना है, इनके दरमियान अगर माइनस आए इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मशीन इनको रीड करेगा, और फिर रीड करने के बाद दूसरे को रीड कैसे करेगा वो तो बात की बात है, अभी मैं समझा रहा हूँ। दूसरे को रीड करेगा और फिर इन दोनों को आपस में जो मेथड इसने लगाना है वो लगा के प्लस करके इसी टेप पे आउटपुट दे देगा। तो ये टेप जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। नॉर्मली इसको डबल वे में लिखा जाता है। टेप जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, और आप रीड भी इसी से करेंगे राइट। इसमें जो ये ए बी लिखा हुआ है ये कोई कैरेक्टर्स हैं, और ये जो लिखा बकेट बने हुए हैं ये एम्प्टी है। तो एम्प्टी को किसी न किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर बकेट से करते हैं, आइदर ब्लैंक लिख के जो नॉर्मल हमारे स्टैंडर्ड इस तरह करते हैं। जो भी आप करें ये बताना है कि टेप यहाँ से आगे ब्लैंक है वो बेसिकली बकेट से या फिर ब्लैंक से, और वट जो कैरेक्टर आप पसंद करते हैं वो लिखते हैं।
टेप में क्या राइट करेंगे, टेप में इनपुट तो वही कैरेक्टर लेते हैं जिसपे लैंग्वेज डिफाइन होती है, यानी लैंग्वेज अगर आप बाइनरी नंबर है तो 0 1 पे डिफाइन होगी, अगर ये डेसिमल लैंग्वेज है तो 0 से 9 तक में होगी। तो ये कैरेक्टर तो वो कैरेक्टर हैं जिसपे लैंग्वेज डिफाइन, लेकिन जहां तक राइट करने का ताल्लुक है, इनपुट तो आप इस तरह देंगे, लेकिन जो आउटपुट आएगा कि आप क्या राइट करेंगे तो वो आपके इख्तियार में है कि आप सेम कैरेक्टर करें जो कि जिस पर लैंग्वेज डिफाइन है, या जो मर्जी है उसके अलावा आप जो है वो इसके ऊपर राइट कर सकते हैं। ओवर राइट भी किया जा सकता है, ए को आप एक्स बना दें, बी को आप वाई बना दें, जैसे आप चाहे, जैसे कॉपी होता है, वो ओवर राइटिंग कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। इसके लिए ये कंट्रोल यूनिट जो है ये मौजूद है, जो सारी कंट्रोलिंग करना है कि मैं अगर ए रीड कर रहा हूँ तो मुझे करना क्या है, अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ तो मुझे करना क्या है, आइदर कुछ राइट करना है नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि हेड की मूवमेंट भी करानी है या नहीं करानी, हेड को एक कैरेक्टर आगे लेके जाना है या नहीं जाना है, हेड को एक कैरेक्टर पीछे लेके जाना है या नहीं जाना। तो इस सारा का सारा डिसीजन जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसकी अपनी भी एक ट्रांजिशन है, जैसे हमने अभी उजोन ऑटोमेटा की ट्रांजिशन पढ़ी थी, इसी तरह से इसकी भी ट्रांजिशन है कि वो ये बताता है कि आपको किधर और किस तरफ जो है मूव करना है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि ये कंप्यूटेशन ही कराए, बल्कि इसके अंदर भी हम लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर हम रेगुलर लैंग्वेज बहुत पीछे चले जाएं तो रेगुलर लैंग्वेज यानी जो ए से शुरू हो और तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी को रिकग्नाइज करती हो, ऐसी लैंग्वेज को भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा सकते हैं, यानी इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन से। या कोई CFG बेस्ड नॉन रेगुलर लैंग्वेज हो, नॉन रेगुलर लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपके पास जो ऐसी लैंग्वेज जो कि नॉन रेगुलर हो, जैसे भी हमने लिखा था कि S टेंड्स टू ASB, ठीक है, और S टेंड्स टू AB, ये एक नॉन रेगुलर, प्योर नॉन रेगुलर लैंग्वेज, इसको भी हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये दो, इसके इंप्लीमेंट के लिए इंडिविजुअली हम DFA बना चुके हैं, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंडिविजुअली PDA बना चुके हैं, PDA। तो DFA और PDA, अब हाँ ये जरूर है कि PDA के पास ये पावर है कि वो DFA बना ले, लेकिन DFA के पास ये पावर नहीं कि वो PDA बना ले। लेकिन ये जो हमारा मशीन है, ये DFA के वाले लैंग्वेज को भी डिजाइन कर सकता है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी डिजाइन कर सकता है, और अब वो लैंग्वेज जो नॉन रेगुलर में सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन बेस है, उसको भी जो है रिकग्नाइज कर सकता है। तो इसलिए इसकी पावर जो है बाकी तमाम जो लैंग्वेजेस या मशीन है उनसे काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए हम ज़ाहिर है इसको प्रीफर भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत स्लो है, लिहाजा इसको कंसीडर इस वजह से नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की शक्ल देखें तो कंप्यूटर में भी यही शक्ल होती है। कंप्यूटर ऑलमोस्ट ट्यूरिंग, मतलब बना तो ट्यूरिंग मशीन से, तो आज की शक्ल का जो कंप्यूटर है वो ट्यूरिंग मशीन की एक जो है वो झलक, इस तरह से कि उसमें भी एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी होती है, जो मेन चीज़ है। बाकी बसेस वगैरह जैसे भी हो, इसमें भी स्टोरेज हो रहा है, उसमें भी स्टोरेज हो रहा होता है, इसमें भी रीड राइट हो रहा है, उसमें भी रीड राइट होता है। तो इसमें भी हर किस्म की कंप्यूटेशन जो हो रही है वो इसमें कर सकते हो, ये आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में सुपर पावर जो काम कर रहा है, सुपर कंप्यूटर, वो काम भी ये कर सकता है हमारी मशीन। लेकिन क्या होगा कि इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो कई 100 साल चली जाएगी कि भाई हम कोई काम करना चाहते हैं तो किस तरह से उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास इसका, अब यकीनन इसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो ये कि इसकी ट्रांजिशन क्या होगी, और इसका जो ऑटोमेटा, अंदर का ऑटोमेटा वो कैसे बनेगा। उससे पहले आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, जब आप कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले उसके जो है पार्ट्स ढूंढते हैं, पार्ट्स ढूंढने के बाद फिर उसके रूल्स ढूंढते हैं कि उसको जोड़ेंगे कैसे। अगर ये दो चीज़ें आपको मिल जाए तो आप आसानी उस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर वो ह्यूमन के हाथ से बन सकता है तो, क्योंकि आपको उसके पार्ट्स भी मिल गए हैं और उसके रूल्स भी मिल गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ें। कोई बात अगर आपके यहाँ पे जहन में आ रही हो कि ये चीज़ पूछ लेनी चाहिए। जी सर, एनी क्वेश्चन? नो सर। और कोई स्टूडेंट जिसको कोई सवाल पूछना हो इस हवाले से कि इसकी डिज़ाइनिंग समझ नहीं आई या डिज़ाइनिंग कैसे है। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड टेप। अनलिमिटेड पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्सटर्नल टेप है। तो एक्सटर्नल टेप अनलिमिटेड का आप जितना मर्जी लगाएं, एक टेप खत्म हो जाए दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अनलिमिटेड टेप। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी अनलिमिटेड इसलिए नहीं हो सकती कि उसका ताल्लुक जो है वो बसेस के ऊपर होता है,
और आपका जितना एड्रेस बस होता है उतनी मेमोरी आप यूज कर सकते हैं। अगर 8 बिट का है तो आप मैक्सिमम इतनी मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं। अगर 16 बिट का है तो 2 की पावर 16, अगर 32 बिट का है 2 की पावर 30। तो जैसे जैसे आपके पास बसेस की लाइन बढ़ जाएगी वैसे वैसे आप ज़्यादा मेमोरी एक्सेस करने के एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए ये डिपेंडेंट है यानी बसेस के ऊपर। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं, लिहाजा आप जितने मर्जी साइज का जो है वो टेप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ये है कि इसके जो टपल्स हैं वो कौन कौन क्या है, एंटिटीज हैं वो क्या क्या हैं। तो देख लीजिए, अगर जब मैं इसका कंट्रोल यूनिट डिजाइन करूंगा तो कंट्रोल यूनिट में भी 4 चीजें इसी तरह से होंगी कि मैं किस स्टेट पे खड़ा हूँ। यानी कंट्रोल यूनिट को जब डिजाइनिंग की बात आएगी तो वही बात कि मैं किस स्टेट पे खड़ा हूँ, कहीं और जाऊंगा। और उसके बाद साथ में यहाँ पर अब क्योंकि स्टैक तो है नहीं तो कैरेक्टर की इनपुट जो रीड होगा वो टेप से होगा, राइट भी टेप से होगा। और रीड या राइट होने के बाद इसका जो हेड है, ये एरो बना हुआ है, ये या तो लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा या लेफ्ट मूव करेगा। ये हमें यहाँ पे इसको बताना होगा कि अदर ये लेफ्ट पे मूव करेगा या राइट पे मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात हमें समझ आती है कि इसमें भी इसको बनाने के लिए कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स यानी एंटिटीज रिक्वायर्ड है। वो एंटिटीज यहाँ लिखी है। ये मेजर जो बनाने वाली बात है, इसमें मेजरली कंट्रोल यूनिट बनाने की बात। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्यू है, क्यू यानी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। उसके बाद आपके पास सिग्मा है। सिग्मा आपको पता ही है, जिस पे लैंग्वेज डिफाइन होती है उसको सिग्मा कहा जाता है। तो लैंग्वेज के कैरेक्टर जिस पे लैंग्वेज डिफाइन हुई है। फिर ये गैमा टाइप लार्ज गैमा है। गैमा जो है वो टेप के कैरेक्टर को कह रहे हैं। टेप में कौन से कैरेक्टर, यानी जो इनपुट कैरेक्टर है वो और जो टेप के कैरेक्टर वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और टेप के कैरेक्टर सुपरसेट भी हो सकते हैं इनपुट के। सुपरसेट का मतलब है कि वो सारे कैरेक्टर जो टेप इनपुट के कैरेक्टर वो भी इसका पार्ट है और इसके अलावा सुपरसेट भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिग्मा, नीचे लिखा हुआ सिग्मा अ फाइनाइट टेप अल्फाबेट विच इज अ रिस्ट्रिक्ट अपर सुपरसेट ऑफ, यानी ये सुपरसेट है किसका, सिग्मा का। सिग्मा से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं। सिग्मा के पास सिर्फ अपने आप ही होता है। इसमें आप अपने आप को भी सेव कर सकते हैं और बाहर से लाए हुए चीजें भी सेव कर सकते हैं। रूल्स क्या होंगे वो भी हम यहाँ पे आते हैं। टपल्स में बी क्या है, अ डिस्टिंग्विश ब्लैंक सिंबल। यहाँ पे इन्होंने बी लिया। ब्लैंक सिंबल का मतलब है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बकेट लिया हुआ है तो वहां पे उन्होंने बी से जाहिर किया। जरूरी नहीं आप जिससे मर्जी कर ले। क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट है, एफ फाइनल स्टेट है और ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है कि आप एक स्टेट पर खड़े हैं और आप एक कैरेक्टर रीड करेंगे किससे, टेप से। यानी एक स्टेट पे खड़े हैं और एक कैरेक्टर रीड करेंगे टेप से। ये हो गया इनपुट पैटर्न, बहुत आसान है। और आप एक स्टेट पे चले जाएंगे और टेप पे कुछ राइट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये रीड के लिए है और ये राइट के लिए, यानी है दोनों टेप, लेकिन टेप में दो काम कीजिए। जैसे स्टैक में आप दो काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, यानी पुश कर सकते हैं, पॉप। तो आपने बताया था कि किस तरह पुश होगा किस तरह पॉप। इसी तरह से इसमें भी जो है वो रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो रीड के लिए भी आपने वही सिग्मा, यानी सिग्मा ही का कैरेक्टर रीड करेंगे, सिग्मा ही का कैरेक्टर राइट करेंगे। तो यस, ये जहन में हो कि पहला वाला जो है वो रीड के लिए है, दूसरा वाला राइट। और उसके बाद एक पैटर्न है कि आप ये काम करने के बाद एक स्टेट पे चले गए, रीड करेंगे या राइट करेंगे। ये काम करने के बाद या तो आपका हेड लेफ्ट पे मूव होगा या राइट पे। जो बेसिक मशीन है ना वो यही कहती है। फिर एक सवाल जहन में आता है कि क्या हम हेड को उसी जगह पे रोक दें जहाँ पे मौजूद है। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एक इसकी मॉडिफाइड शक्ल होगी। स्टैंडर्ड शक्ल यही है कि ये या तो राइट पे मूव होगा या लेफ्ट पे मूव होगा, यानी राइट या लेफ्ट की तरफ जो है हम उसको हेड को भेजेंगे। ये तो तीन काम हमें इसके करने हैं। तो यानी राइट या लेफ्ट पे भेजना जरूरी है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जब आप, हाँ बोले सर, करेक्टर जो टेप से रीड होगा या इनपुट से भी रीड कर सकते हैं? इनपुट जो है ना वो टेप पे ही दिया जाएगा, तो इसलिए हम टेप ही का वर्ड यूज कर रहे हैं। यानी जो इनपुट ओके, सही। टोकन है वो टेप से ही दिया जाएगा और आउटपुट भी टेप पे ही लिया जाएगा। ओके, ठीक है, सही 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 है समझ ना। गया सर। तो अब हो ये सकता है, मैं तो ऐसे समझाने के लिए औरों को भी अच्छा हो तुमने सवाल पूछ लिया। तो हो सकता है कि आपके पास जो टेप है इसमें कोई कैरेक्टर इस तरह मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है एडिशन के लिए दिया जाए। तो वो क्या है कि 1 1 0 को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो। और क्योंकि रीडिंग तो इसी तरह से होगी ना, ऐड कर दो। इसमें ये एडवांटेज है ना कि लेफ्ट राइट मूवमेंट है, तो आप इसको रीड करके वापस भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो इसको ऐड कर लें 0
और 1 में। अब आपके पास ये है कि इनको एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ लिखेंगे, तो आप एक स्पेस को छोड़ के उसके बाद इन जगहों पे इसका रिजल्ट लिख सकते हैं आउटपुट में, और फिर होल्ड कर जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी टोकन को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये टोकन इस मशीन का है, ये तो हो गया कंप्यूटेशन वाला कि आपने इसको, लेकिन अगर ऐसा है कि ये टोकन इसका है या नहीं है, मिसाल के तौर पर ए बी बी ए, तो ये टोकन इसका है या नहीं है, तो आप सम टाइम ऐसा करते हैं कि यहाँ से रीड करते हैं और इसी जगह पे एक्स कॉपी कर देते हैं, तो ओवरराइड भी किया जा सकता है। तो ये दोनों काम जो है टेप, तो इनपुट भी एक टेप पे ले रहे हैं और आउटपुट भी टेप पे ही दे रहे हैं। एक मिनट होल्ड करना। अच्छा जनाब, ये समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर ना फिर बहुत सारे सवालात रेज होते हैं। एक मिनट होल्ड। अच्छा जनाब, सॉरी यार। अ, इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो सकती है। कोई कहे मैं 2 टेप यूज कर लूं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, ये आगे की बात है। यानी जब हम इसका सिंगल टेप जो स्टैंडर्ड है वो पढ़ लें तो फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन डिस्कस। क्या 2 टेप यूज करके हम कोई नई पावरफुल मशीन बना लेंगे, या कोई इजीएस्ट यानी ईज हासिल करेंगे, आसानी हासिल करेंगे, या कोई पावरफुल मशीन? 2 जुमले हैं, यानी हम अपने काम को आसान करने के लिए 2 टेप यूज कर रहे हैं या 3 टेप यूज कर रहे हैं, या कोई नई पावरफुल मशीन बनाने के लिए 2 टेप। ये सवाल आगे रेज होगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि या तो ये लेफ्ट जाता है या राइट जाता है, तो क्या मैं कहीं पे कोई चीज कॉपी करूं और अपने हेड को मूव ना करूं? बिल्कुल है कि स्टे करे वहीं पे। तो ये सारे ऑप्शंस जो हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, वो एक इसका इम्प्रूव वर्जन पे आएगा। तो अभी हम स्टैंडर्ड वर्जन की बात करें तो हम इसी तरह चलते रहेंगे। उसके बाद जब हमने ये बात कर ली तो इसकी ट्रांजिशन समझ में आ गई, तो फिर हमें सबसे पहला टास्क ये होता है कि हम ये समझें कि किस तरह से इसकी मशीन की वर्किंग कैसे होगी। यानी हम ये देखेंगे कि भाई अगर कोई ऑटोमेटा इसका हम डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह से हम इसके ऑटोमेटा को रीड करेंगे या इस पे काम कैसे करेंगे। तो वो आपने देखा, ये मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास लेक्चर नोट्स में बने हुए हैं, जब हम मतलब क्लासरूम में ले रहे होते तो फिर ये डायग्राम हाथ से बना देते हैं। तो अभी कट पेस्ट किया हुआ ये कि एक इस तरह से होता है कि आप कहते हैं कि मैं एक स्टेट पे खड़ा हूँ, यानी इस स्टेट पे था मैं, यानी जो स्टेट करंट है, और एक कैरेक्टर ए रीड कर लिया। तो यही ट्रांजिशन भी थी कि एक स्टेट पे खड़े हैं, एक कैरेक्टर आपने रीड कर लिया किससे, अपने टेप से। उसके बाद ये जो एरो है ये पैटर्न हो गया है, लेकिन ये जो एरो है ये बता रहा है कि अब आप इसका एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक्शन क्या है कि आप जो हैं वो बी राइट कर रहे हैं, जिस जगह से ए रीड किया है उसी जगह बी राइट कर रहे हैं, और अपने हेड को राइट पे ले जा रहे हैं, यानी टेप के अंदर राइट पे ले जा रहे हैं, और जो स्टेट है वो भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, यानी ए रीड किया और जहां से ए रीड किया है उसी जगह पे बी राइट किया, और आप अपने टेप में एक कैरेक्टर राइट पे मूव कर गए। तो ये ट्रांजिशन इस तरह से लिखी जाती है जो हमारे ट्यूरिंग मशीन की ट्रांजिशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब इस तरफ आ जाते हैं जो इन्होंने कहा। इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से होता है, जिसने कहा कि चेंज 0 टू एक्स। चेंज 0 टू एक्स का मतलब क्या है कि आपके पास किसी जगह पे आपके पास एक टेप है, उसमें 0 था, आपका हेड यहाँ पे हिट हो रहा था, आपने कहा कि 0 रीड किया, किसी स्टेट पे खड़े हैं, 0 रीड किया और 0 को आपने एक्स कर दिया, ठीक है। और एक्स करने के बाद इसका मतलब है इसके ऊपर ओवरराइट होके एक्स कर दिया। मूव राइट टू फर्स्ट वन,
और फिर आपने मूव राइट पे चले गए, यानी एक अगले स्टेट पे आपने इसको मूव करा दिया। तो इस तरह से आपने अपनी पूरी इस सिस्टम को जो है ना वो डिज़ाइन करना है, और यकीनन इस सिस्टम को डिज़ाइन जो आप करेंगे वो अपने प्रॉब्लम के बेस पे करेंगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने जहाँ भी उसको मूव करा दो, लेफ्ट पे करा दो, राइट पे करा दो, तो जो मर्जी करते रहो। मैं इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ लेक्चर में जाके देखें। उससे पहले कि मैं आपको लेक्चर में लेके जाऊँ, एक सादा से एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास जो मशीन अभी हमने जो लैंग्वेज अभी हमने डिस्कस की थी, वो लैंग्वेज ये थी कि आपके पास, बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कि एक लैंग्वेज थी जो AN था। गो कि ये CFG से बन सकता है, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये CFG से बन सकता है, लेकिन इसको अगर मैं ट्यूरिंग मशीन से बनाना चाहूँ तो इसकी लॉजिक क्या होगी, यानी किस तरह से डिजाइन करूंगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये लैंग्वेज जो मैंने पिक की है, इसके कुछ टोकेन्स अगर मैं ले लूँ तो वो AB है या AA है, ठीक है, इस तरह के टोकेन्स हैं इसके। तो मैं इसको CFG से बना सकता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी मशीन से भी, यानी ट्यूरिंग मशीन से भी बनाना चाहता हूँ। तो काम कैसे करूंगा ये समझो। मैं एज्यूम करता हूँ, इस पे वर्किंग करने के लिए ये एज्यूम कर रहा हूँ कि टेप में हमें एक इनपुट दिया गया है, और वो है A और B, और उसके बाद से यहाँ ब्लैंक शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक काम तो कर चुके, यहाँ पे आपका हेड है इनिशियली। मैं अभी आपको इसका ऑटोमेटा नहीं बना रहा, समझा रहा हूँ कि मैं जब बनाऊंगा तो क्या करूंगा, क्या सोचा जाता है, किस तरह काम किया जाता है। तो आपका हेड इस वक्त यहाँ पर है, यहाँ पे किसी किस्म का स्टैक तो इन्वॉल्व है नहीं। आप देखा ये मेरे पास जो है वो हेड है, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये मशीन जो है वो CFG से स्टैक में, तो हमें भी यहाँ पे काउंटिंग करानी है। हमने स्टैक वाले में क्या किया था, सारे A रीड करके काउंट कर लिए थे। यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि आप क्या करें कि सबसे पहले एक A को रीड करें, बिल्कुल जो ट्रांजिशन किया था मैं लिखता हूँ, एक A को रीड करें, और उसके बाद उसको आप एक नया कैरेक्टर X बना दें। आपने उसको X बना दिया, गौर से सुनिएगा, आपने इसको क्या बना दिया, X बना दिया। और उसके बाद अपने हेड को मुस्तकिल एक एक कैरेक्टर करके मूव करें। पहले इस कैरेक्टर पे जाएं, फिर इस कैरेक्टर पे जाएं, फिर इस कैरेक्टर पे जाएं, फिर इस कैरेक्टर पे जाएं, एंड देन, और जैसे ही आगे जाते रहे और आपको ब्लैंक हिट हो जाए तो आप वापस मूव करके लास्ट कैरेक्टर पे आ जाए। और सुनिए कि क्या कह रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, अभी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, पूरा ऑटोमेटिक। जैसे ही लास्ट कैरेक्टर को हिट हो जाए तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आप एक अपने इनपुट से आगे निकल गए हैं, तो आप वापस एक कैरेक्टर वापस आ जाए। तो अब आप यहाँ खड़े होंगे, तो इस कैरेक्टर को अभी आपने रीड क्या किया है, A रीड किया है ना, तो इस कैरेक्टर को B होना जरूरी है। अगर ये B है तो इसको Y मार्क कर दें। अब आप Y मार्क करते हैं तो इसका मतलब है कि एक पेयर जो है वो मार्क हो गया, एक A एक B के साथ कैंसिल हो गया। फिर आपसे कहेगा कि आप वापस आते रहें, फिर आप वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस, आपको नहीं पता कब रुकना है। जैसे ही एक्सिट हो जाए समझ लिया आपका वापसी का सफर रुक गया है। आप एक कैरेक्टर जो है वो आगे चले जाए, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इस A को रीड करें, इसकी केस में इसको X मार्क करें, और फिर आगे जाते रहें, जाते रहें, जाते रहें, उस वक्त आगे जाते रहें। अब आपको ब्लैंक नहीं मिलेगा, जब आपको Y मिले, जैसे ही Y मिले आप वापस आ जाएं। और वापस आए तो इसको B होना जरूरी है, क्योंकि आप A को मार्क करके आए हैं। अगर ये B है तो इसको Y मार्क कर दें। एंड सिमिलरली फिर आगे जाते रहे उस वक्त जब तक X हिट ना हो। जैसे ही X हिट हो आप वापस आइए। अगर ये A है तो A को रीड करके X कर दीजिए, और फिर एक आगे जाए, उस वक्त तक आगे जाएं जब आपको Y हिट हो तो आप उसको वापस ले आइए। वापस जैसे लाएंगे उसको B होना जरूरी है, उसको Y मार्क कर दें। और अगर आप Y मार्क करके आगे जा रहे हैं और आपको A की बजाय X रीड हो जा रहा है डायरेक्टली Y मार्क करके, तो समझिए सारे कैरेक्टर बिल्कुल करेक्टली मार्क हो चुके हैं। इसको आप फाइनल स्टेट पे भेज दें, फाइनल स्टेट पे इसको भेज दें। तो इस तरह से ये लॉजिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, ये कोई आसान नहीं। देख कितना इसकी कंप्यूटेशनल पावर इतनी हाई है ना, छोटा सा काम करने के लिए इतनी मुश्किलात में हम पड़ गए, यहाँ पे मजबूरी है। लेकिन इसकी पावर इतनी जबरदस्त है कि ये आप इसमें एडिशन कराएं, सब्ट्रैक्शन कराएं, वट एवर यू वांट। इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम लोग जब ऑटोमेटा पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ाते हैं जो हमने पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई 2 या 3 या 4 मैक्सिमम सवाल जो है वो सॉल्व कराते हैं, ताकि आपको ट्यूरिंग मशीन समझ आ जाए। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी होगी कि हम कोई इसमें जो लैंग्वेज के टोकन रिकग्नाइज करने का काम है वो भी कर लें, और जो काम हमें इसमें कंप्यूटेशन वाला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो काम भी थोड़ा सा कर लें हम इसके अंदर। क्योंकि ये मशीन जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है, ये हर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है।
तो इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास में इसी तरह से देख रहे होंगे। या तो कोई बात पूछनी है? असाइनमेंट में बना चुका हूँ, तो इंशाल्लाह मैं शो भी कर दूंगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। यहाँ तो कोई बात पूछनी तो पूछ लीजिए, कोई बात अगर समझ नहीं आई हो ट्यूरिंग मशीन के हवाले से। असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा ट्यूरिंग मशीन अगली क्लास में, मैं सोच रहा दूँ ताकि हम ट्यूरिंग मशीन भी डिस्कस कर लें, तो उसका भी कोई सवाल जो न्यूमेरिकल बेस है वो आपको दे दिया जाए। हाँ, मैं बहुत इस दफ़ा इसमें ना मुझे आप ज़रूर पॉइंट कर दें ना, बगैर किसी हेजिटेशन के। मैं बहुत इसमें कंजूस कह लें या लेज़ी कह लें कि मैं अपलोड करने में थोड़ा सा हूँ लेज़ी। इंशाल्लाह कर ज़रूर दूंगा। आप एक दो दफ़ा मुझे ग्रुप में बता देंगे तो मैं ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, जो और करना चाहिए बिल्कुल। आप वीडियो लेक्चर भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप सुन सकें, क्योंकि ये तो आप सुन तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन क्लास में जो आप पढ़ते हैं उस, क्योंकि आपको पता होता है एग्जाम भी इसी तरह से बनना होता है, तो लिहाजा इसलिए आपको ये वाले लेक्चर सुनने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा जनाब, अटेंडेंस की तरफ जाते हैं। मैं अटेंडेंस आपकी कॉल कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ यस सर बता दें या फिर लिस्ट में मैं देख लूँगा। मैं अटेंडेंस की तरफ जा रहा हूँ, एक मिनट बेटा। कहाँ गई यार? अच्छा देखिए, पहले स्टूडेंट हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका माइक ऑन कर सके बता सकते हैं ना? वकार अहमद खान आए हुए हैं? यार रेगुलर कैंपस कब ऑन होगा अंजुम, ये मुझे भी नहीं पता, सच्ची बात है। कौन है ये? मैसेज। अच्छा जनाब, वकार अहमद साहब, वकार अहमद साहब आवाज़ आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। वो कह रहे ये थे सर आवाज़ अब नहीं आ आ रही रही। है। ये सर अब जी, आ गई। अटेंडेंस की शीट नज़र आ रही है, तो वकार अहमद साहब एब्सेंट है। अच्छा जनाब, उसके बाद मोहम्मद बिलाल हुसैन, अगर किसी ने देखा हो वो बता सर सकता है। मैं प्रेजेंट हूँ। अदनान शराफत। ना चौकर प्रेसिडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है उमर अहमद। सर उमर का मैसेज आया हुआ था कि वो ऑफिस में स्टक है, कुछ ब्ला ब्ला व्हाट्सएप पे। क्लास ली नहीं ली है बताएं? नहीं ली मेरा ख्याल। नो आइडिया सर। यूनुस बशीर, प्रेजेंट सर। वेरी गुड। अदार, AADAR 11326, ये प्रेजेंट है? नहीं। मोहम्मद आकिब ऐवान, क्या हो गया? सब लोग आए हुए क्या? 15 स्टूडेंट तो है ना कम से कम। मोहम्मद आकिब ऐवान, चलो सही है। आकिब ऐवान साहब को किसी ने देखा भी नहीं, तो इसकी भी एब्सेंट लगा देते हैं। उसके मोहम्मद जुनेद खान, ये तो थे मेरे ख्याल। जी सर, हैंगे सर, हैं जुनेद भाई। मोहम्मद जुनेद खान के बाद उमर बिन अकबर, साहब, इनके बारे में अब इनाम साहब आप जरा देखें, इसमें ग्रुप में मौजूद है नहीं है तो मुझे बताएं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। सर उमर नहीं है ऑनलाइन। सही है। मोहम्मद बिलावल रहीम। यस सर, आई एम प्रेजेंट। ओके बिलावल, समझ में आ रहा है बिलावल? जी सर। थोड़ा सा मेहनत करो, बुक मैंने दी हुई है उसको पढ़ने की कोशिश करो। इनामुल हक प्रेजेंट है, अलीना प्रेजेंट है, इरम उजाला प्रेजेंट है, शमीम अनीसा प्रेजेंट है, काशिफ इकबाल, यस जी सर, सर, ये भी प्रेजेंट सर। हैंगे, काशिफ भाई हैं। रजिया कमर, थैंक यू इनाम साहब। हाँ, अहमद सईद शाकिर, प्रेजेंट सर। अहमद शहीद शाकिर, तारिक सईद तनोली, गाजिया शाहिद, ये भी मेरे ख्याल में मौजूद थी। जी जी, मोहम्मद जैद भी प्रेजेंट थे, अंजुम सुहेब यस भी सर। मौजूद थे, और मोहम्मद यस नुमान। सर। ठीक है, नुमान, मोहम्मद नुमान नहीं है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अरे भाई शुक्र है अल्लाह का। प्रेजेंट थे पहले।
अभी नहीं है पता नहीं यार, इसने स्क्रीनशॉट लिया, प्रेजेंट है मैं ये? क्लास ले रहा था जैद मैंने। भाई आपका माइक ऑन है, जैद भाई माइक ऑन है आपका। एक मिनट। हाँ, मोहम्मद नुमान थैंक प्रेजेंट यू। प्रेजेंट थे? जी सर, प्रेजेंट सही है नुमान। ठीक है नुमान। चलें ठीक है, आप बुक को थ्रो कर लें एक दफ़ा ना, आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मैं असाइनमेंट इसलिए देना चाह रहा था कि आप थोड़ा बैठेंगे तो सॉल्व भी करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, ट्यूरिंग मशीन को आगे बढ़ाएंगे। आगे ना थोड़ा थ्योरम है बड़ा ड्राई किस्म के ना, तो आप लोगों ने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है इसको, ठीक? सर रेगुलर कैंपस क्लासेस का कब से स्टार्ट होंगे, कुछ आइडिया है? स्कूल तो स्टार्ट हो गए यार सच्ची बात है अंजुम, मुझे भी नहीं आइडिया है, मैंने पूछा भी नहीं और आइडिया भी नहीं है। हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता भाई। है अच्छा है ना, ऐसे सही चल रहा है, कहीं जाने की सर जरूरत नहीं ऑनलाइन है, बेस्ट ऑफिस है सर बैठे हैं, ऑलरेडी। ऑफिस से ले लें। हाँ ना, और क्या, कहीं भी बैठे हो ले लो, हमें भी आसानी है, ट्रैवलिंग बची हुई है हमारी। सर बल्कि एमएसओ सर ऑनलाइन ही होना चाहिए सर। नहीं करो यार, ऐसा भी नहीं है, रिसर्च वर्क होगा थोड़ा बहुत तो ऐसा अरे है नहीं कि सर, सारी रिसर्च हो रही है सर। नेक्स्ट चलो अल्लाह आसानी करे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिला।